हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं आपका दोस्त मनीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विधि गुरु में। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जेएलओ के बारे में। राजस्थान जेएलओ जिसके एग्जाम फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और जल्द ही एग्जाम भी होना है। अब हम उसको लेके एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, एक नया सब्जेक्ट राजस्थान जेएलओ के ध्यान में रखते हुए हमने शुरू किया है, जो है कि प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग और कन्वेंसिंग। जेएलओ का जो थर्ड पेपर होना है जिसमें एविडेंस, ड्राफ्टिंग, लिमिटेशन, ठीक है, ये सब्जेक्ट आने हैं। उसमें प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग और कन्वेंसिंग के लगभग 30 सवाल, 25 से 30 सवाल आने हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये क्लास स्टार्ट की है। और आज हम बात करेंगे जनरल रूल ऑफ प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग। ठीक है, लगभग 2 या 3 क्लास में हम इस सब्जेक्ट को खत्म करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रूल्स ऑफ प्लीडिंग। रूल्स ऑफ प्लीडिंग, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्लीडिंग को कहां बताया गया है। सीपीसी में अगर हम बात करें प्लीडिंग की, तो आदेश 6 नियम 1 में प्लीडिंग का मीनिंग बताया गया है। प्लीडिंग इंक्लूड्स प्लेंट एंड WS। एंड वर्ड है, मींस बोथ। प्लेट और WS दोनों आते हैं प्लीडिंग में। ठीक है, इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे, बस हमें अभी इतनी ही याद रखना है कि प्लीडिंग के अंतर्गत प्लेट और WS दोनों चीजें आती है। बात करते हैं रूल्स ऑफ प्लीडिंग, जनरल रूल्स ऑफ प्लीडिंग। सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्ट निकाल लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, प्लीडिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों हमें जरूरत पड़ी प्लीडिंग की। तो ऑब्जेक्ट है कि पक्षकारों के मध्य जो विवादास्पद प्रश्न होता है, उसका प्रश्न का निश्चीकरण करने के लिए। कि भाई हम निर्धारित कर ले, दोनों पक्षकारों की प्लीडिंग देख के, प्लेंट भी देख ले, WS भी देख ले, तो उसके आधार पर हम निर्धारित करेंगे कि दोनों पक्षकारों में विवाद किस बात पर है, विवादास्पद प्रश्न क्या है। यही प्लीडिंग का ऑब्जेक्ट है। अब बात करते हैं हम रूल ऑफ प्लीडिंग की। रूल ऑफ प्लीडिंग को हम 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। रूल ऑफ प्लीडिंग के लिए हमने इसे 2 तरह से बांटा। ठीक है, एक इसका दिया फंडामेंटल रूल्स। ठीक है, एक तो हमने बताया कि फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग, और सेकंड बताया पार्टिकुलर रूल्स, विशिष्ट रूल। ये मूलभूत रूल्स और ये विशिष्ट रूल्स जो है, नियम है प्लीडिंग्स के, ये 2 तरह से दिया। अब हम बात करेंगे पहले फंडामेंटल रूल्स की। फंडामेंटल रूल्स को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। 4 रूल्स हैं हमारे पास फंडामेंटल प्लीडिंग के। क्या रूल है, सबसे पहले यहां लिख लीजिएगा, आप किस चीज को पढ़ना पड़ेगा, मैं ऑर्डर 6 रूल 2। इसी में तो बताया गया है रूल्स ऑफ प्लीडिंग, फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग, ऑर्डर 6 रूल 2। याद रखना है, पूछा जाएगा। एवरी प्लीडिंग must states facts not law। प्रत्येक अभिवचन में सिर्फ तथ्यों को दिया जाएगा, ना कि विधियों को। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। अब बात आई फैक्ट्स, तो बात करो कैसे फैक्ट, मैटीरियल फैक्ट्स। केवल सारभूत तथ्य दिए जाएंगे, उसके अतिरिक्त तथ्य नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, इन्होंने कहा कि मैटीरियल फैक्ट्स तो आप दे रहे हो, मैटीरियल फैक्ट्स, परंतु आपको फिर एक काम और करना, एविडेंस देने की जरूरत नहीं है।
एविडेंस नहीं। प्लीडिंग में सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स दो, एविडेंस को देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और लास्ट में बताया गया है कि जो फैक्ट्स हैं उन्हें कैसे स्टेट करो, कैसे दो, कंसाइसली, संक्षेप में वर्णन करो फैक्ट्स का। ये 4 रूल हैं कि क्या रूल है, चारों नियम से याद रखने हैं कि सिर्फ तथ्यों को दो, विधि को मत दो। दूसरे में बताया कौन से तथ्य दो, केवल सारभूत तथ्य दो। सारभूत तथ्य दे रहे हो तो उसके साथ एविडेंस देने की प्लीडिंग में कोई जरूरत नहीं है। और लास्ट में बताया गया तथ्यों को कैसे दो, तथ्यों को संक्षेप में दो, ठीक है, उन्हें खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं हम, ये तो हो गए इसके फंडामेंटल रूल्स। अब इससे आगे बढ़ते हैं और जाते हैं पर्टिकुलर रूल्स के बारे में। पार्टिकुलर रूल्स जो अलग अलग हमें इसके लिए प्रोविजंस देखने पड़ेंगे सीपीसी के। सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर 6 रूल 4। ऑर्डर 6 रूल 4 क्या कह रहा है? ऑर्डर 6 रूल 4 कह रहा है जहां किसी मामले में विवरणों का दिया जाना आवश्यक है, विवरण दिया जाना आवश्यक है किसी बात का, तो वहां विवरण को दो। विवरण मींस लाइक आप कुछ चीज को प्लीड कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरे साथ कपट किया, इसने कपट से मुझसे ये काम करा लिया, कपट के माध्यम से संविदा हुई है, तो कपट के लिए आप बताओ किस तरह से आपसे कपट हुआ है, क्या कार्य किया उसने ऐसा कि जो कपट हुआ, आप उसकी विशिष्टता यहां पर वर्णन कीजिए। ऑर्डर 6 रूल 4 यही बात कह रहा है। अब ऑर्डर 6 रूल 9 सेकंड रूल, ऑर्डर 6 रूल 9। ऑर्डर 6 रूल 9 कह रहा है कि जहां किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु तात्विक है, क्या है, जहां किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु तात्विक है, वहां उनका प्रभाव क्या होना चाहिए, संक्षेप में आप जो है ना उनके बारे में बता दीजिएगा, पूरी अंतर्वस्तु को बताने की आवश्यकता नहीं है। दस्तावेज की अंतर्वस्तु तात्विक है तो क्या कीजिएगा, संक्षेप में बस बता दीजिएगा, तथ्य के रूप में बता दीजिएगा। प्लीडिंग में तथ्य के रूप में संक्षेप में बता दीजिएगा। यहाँ पूर्ण रूप से उसकी अंतर्वस्तु को आपको क्लियर करने की आवश्यकता नहीं है, लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। उससे अगला रूल आता है ऑर्डर 6 रूल 10। रूल 10 ये बात करता है मनोवैज्ञानिक तथ्य की। मनोवैज्ञानिक तथ्य, मान लीजिए मनोवैज्ञानिक तथ्य हम यहाँ पे देख रहे हैं, कोई भी हमारे पास ऐसी तथ्य आया है निकल के कि मेरे साथ न्यास भंग हुआ है, या कोई अन्य कोई भी कपटपूर्ण रूप से या आशय पूर्वक, हम लिखते हैं ना कि इसने ये आशय पूर्वक मेरे साथ ये किया, कपट पूर्वक ये कार्य किया, तो हमने यहाँ पे कहा कि नहीं भाई, आप जो है ना सब चीजों को फिर पूरा क्लियर मत करो, आप इनको एक शब्द से इंडिकेट कर दो। अगर आपके साथ न्यास भंग हुआ है तो आप लिख दो न्यास भंग किया मेरे साथ इस प्रकार, पर न्यास भंग को समझाना पड़ेगा ऑर्डर 6 रूल 4 की तरह से। परंतु आप लिख रहे हो कोई अपराध है जिसकी विशिष्टि है कपट पूर्वक, जिसका एक आवश्यक तत्व है, या आशय जिसका आवश्यक तत्व है, तो आप लिख दोगे कि आशय पूर्वक ये कार्य किया, ठीक है। ऑर्डर 6 रूल 10 यही कह रहा है, ये इसका एक मेन रूल हो जाता है, ठीक है। ऑर्डर 6 रूल 11 नेक्स्ट रूल की बात करता है। ऑर्डर 6 रूल 11 सूचना। जहां कहीं भी ऐसा मामला है कि जिसमें ये बात लानी है कि किसी पक्षकार को किसी तथ्य की सूचना थी या नहीं थी, तो उसके बारे में, क्या सूचना के बारे में संपूर्ण रूप से लिखना होगा कि नहीं, उन्होंने कहा तथ्य के रूप में निर्देश कर दो, अभिकथन कर दो कि सूचना थी या नहीं थी, बस सिर्फ इतनी बात कही गई है। ऑर्डर 6 रूल 12 ये लास्ट रूल है, रूल 12 ये क्या कह रहा है? ऑर्डर 6 रूल 12 कह रहा है कि जहां कहीं ऐसा मामला है कि पत्रों के माध्यम से या वार्तालाप का एक आपसे क्या क्रम चलता आ रहा था, उसके माध्यम से कोई संविदा सृजित हो गई या कोई भी नया तथ्य सृजित हो गया,
तो आप उसमें क्या समस्त पत्रों का कथन करेंगे, उनको रखेंगे? उन्होंने कहा नहीं, आप सिर्फ क्या करेंगे, तथ्य के रूप में निर्देश कर दें कि जी ऐसे ऐसे पत्रों का हमारे बीच में आदान प्रदान हुआ था, उसके माध्यम से ये संविदा उत्पन्न हुई थी। बाकी चीज क्या है कि पत्र जो होंगे या वार्तालाप का जो रिकॉर्ड होगा वो कब दिखाएंगे, जब एविडेंस आएगा। ठीक है, ये कितने 5 रूल्स यहाँ हुए। तो 4 रूल फंडामेंटल और 5 पार्टिकुलर रूल्स, ये है जनरल रूल्स ऑफ प्लीडिंग जिनकी हम बात करते हैं। अब आते हैं इससे नेक्स्ट अमेंडमेंट की बात करेंगे। ये तो हो गए रूल्स ऑफ प्लीडिंग। अभी इस चीज को ये ना समझे साथ साथ ही ये हम जनरल प्लीडिंग्स की बात कर रहे हैं। अभी इसे अभी जब पढ़ेंगे आगे तो इसमें प्लेट और WS को भी पूरा खोला जाएगा, ऑर्डर 7 और ऑर्डर 8 भी पूरा इसके साथ पढ़ा जाएगा। अब बात करते हैं हम अमेंडमेंट इन प्लीडिंग की। अमेंडमेंट इन प्लीडिंग क्यों जरूरी है? अमेंडमेंट इन प्लीडिंग भाई ऐसा है, मुकदमेबाजी का अंत तो होना चाहिए। ये कह रहे हैं ऑब्जेक्ट क्या था अमेंडमेंट करने का? इन्होंने कहा कि ऑब्जेक्ट ये है कि मुकदमेबाजी का जो है भाई उसे जो है ना रोक दिया जाए, अधिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट को अवॉइड करना है, टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट। यही तो है अमेंडमेंट का कि अगर कोई नया तथ्य उभर के सामने आ रहा है तो अमेंडमेंट करके यहीं पे रख दीजिएगा ना इसी मामले में। क्यों? अगर हम यहाँ नहीं अमेंडमेंट करेंगे तो हमें इसके लिए एक नया मामला लाना पड़ेगा, तो उससे अच्छा यहीं पे अमेंडमेंट करके, जिससे क्या होगा, मुकदमेबाजियों का कमी हो जाएगी, ज्यादा मुकदमे नहीं होंगे। अब बात करते हैं अमेंडमेंट होते कैसे हैं। अब अमेंडमेंट को हमने 3 पार्ट में बांट के पढ़ा कि भाई किस किस आधार पर कैसे हो सकता है अमेंडमेंट। न्यायालय के आदेशानुसार, विपक्षी के आवेदन पर, और इसमें पक्षकार के किसी भी पक्षकार के आवेदन पर। ठीक है, इन दोनों को हम बोलते हैं अनिवार्य संशोधन, और पक्षकार के आवेदन पर बोला जाता है ऐच्छिक संशोधन। इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? ऑर्डर 6 रूल 16, अभिवचनों का काट दिया जाना। CPC में ये तो लिखा हुआ है ऑर्डर 6 रूल 16 में अभिवचनों का काट दिया जाना। तो यहाँ क्या है, या तो न्यायालय अपने स्वयं के अनुसार आदेश कर सकता है, या कोई विपक्षी पक्षकार कहता है कि ये गलत है, कलंकात्मक है या परेशान करने वाले तथ्य रखे गए, इन्हें काट दिया जाना चाहिए, तो वहां पर न्यायालय आदेश कर देगा। तो ये तो अनिवार्य हो गया, आदेश 6 नियम 16। और ऐच्छिक पक्षकार के आवेदन पर, तो उसके लिए क्या पढ़ते हैं? ऑर्डर 6 रूल 17। यही तो है अमेंडमेंट इन प्लीडिंग, ऑर्डर 6 रूल 17। ठीक है, ये चीज हो चुकी है। अब बात करते हैं हम अमेंडमेंट का जो ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा था, इस पे हमें केस के माध्यम से भी पूछा भी जा सकता है। ठीक है, निश्चल भाई, यही चीज जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट को रोकने वाली बात की गई थी, इस केस में भी कहा था निश्चल भाई वल्लभ भाई वर्सेस जसवंत, निश्चल भाई वल्लभ भाई वर्सेस जसवंत लाल। इस केस में यही बात कही गई थी कि जो ऑब्जेक्ट है अमेंडमेंट का प्लीडिंग में वो क्या है? टू अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट। ठीक है, ये केस के माध्यम से है। अब इससे आगे हम आ जाते हैं एक लास्ट, इसमें हम देखते हैं कि भाई क्या प्लीडिंग की जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट भी कर सकता है कोर्ट? वो कर सकता है तो किस ग्राउंड पे कर सकता है? क्या संशोधन के आवेदन को
न्यायालय रिजेक्ट कर सकता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मिलेगा हमको गंगाबाई के केस से। गंगाबाई बाद में क्या हुआ, इस चीज को स्पष्ट किया गया। आप आदेश 6 नियम 17 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि कार्रवाई के किसी भी अनुक्रम पे प्लीडिंग के लिए हम अनुमति दे सकते हैं, परंतु कब हम उसे खारिज कर सकते हैं उसी के परंतु में भी लिखा गया है। यहाँ हमने बताया कि कब खारिज तो किया जा सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, कोर्ट के पास पावर है संशोधन के आवेदन को। उसने कहा अत्यधिक देरी हो, अत्यधिक देरी और अस्पष्टीकृत देरी। आपके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है उचित कि हमसे देरी क्यों हुई है, इन दो आधारों पर, एक तो क्या है अत्यधिक देरी हो गई हो और अस्पष्टीकृत हो, आपके पास स्पष्टीकरण ना हो कि आप आवेदन सही समय पे क्यों नहीं दे पाए कोर्ट के समक्ष। तो इस आधार पर गंगाबाई के केस में भी यही बात कही गई, कोर्ट रिजेक्ट कर सकता है संशोधन के आवेदन को। आज हम इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हम इसमें प्लेट और डब्ल्यूएस से संबंधित रूल्स देखेंगे। 3 या 4 क्लास, मैक्सिमम 4 क्लास, और ये सब्जेक्ट हम खत्म कर देंगे। 25 से 30 क्वेश्चन इसके आने हैं जेएलओ एग्जाम में, तो ध्यान से इस चीज को कवर अप करके चलिएगा। एक बार अपना बेरट साथ साथ देखते चलिएगा। जल्द ही मिलेंगे, धन्यवाद।